नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का सुहाना फ्री क्लासेस में स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग सकुशल होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आज आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हूँ राजनीति शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस के टॉप 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर, जो कि आपकी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। जो भी टीजीटी, पीजीटी, जेटीसीएल, जीआईसी, एलटी ग्रेड, नेट, जीआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये क्लास महत्वपूर्ण है। और आपके कॉन्टैक्ट में जो भी लोग हैं जो इनकी तैयारी कर रहे हैं और पढ़ना चाहते हैं, वह जो है उनसे हमारे चैनल को शेयर कर सकते हैं। हाँ, मैं ये जो भी अपने टॉप 25 प्रश्नों को लेती हूँ वो घटना चक्र की बुक से होते हैं। और मैं आप सभी लोगों को एक बात और बता देना चाहती हूँ कि मेरी क्लासेस सुबह मेरी एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस आएंगे टॉप 25, और शाम के टाइम मेरे जो है राजनीति शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस से संबंधित प्रश्न रहेंगे। ठीक है बच्चों, आज हमारा क्या है, हमारा टॉपिक है आज संविधान की विशेषता। तो आइए हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक क्या है, संविधान की विशेषता ही क्या है, आज हमारा टॉपिक है। चलिए अपने पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है बच्चों कि भारत के संविधान की विशेषता है। पहला ऑप्शन है आपका कठोर है, लचीला है, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है। और यह जो प्रश्न है आपका बच्चों, यह आपका यूपीजीआईसी परीक्षा 2012 और 2009 में पूछा जा चुका है। तो आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, सी, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला, थोड़ा सा कठोर और थोड़ा सा लचीला। और हम आपके जितने भी प्रश्नों को पढ़ाएंगे उनको व्याख्या के साथ पढ़ाएंगे ताकि आपको और अच्छी तरीके से समझ आ जाए। ठीक है बच्चों, आइए अब हम अपनी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं और उसको अच्छी तरीके से समझते हैं। भारतीय संविधान संशोधन की दृष्टि से अंशतः कठोर एवं अंशतः लचीला है, जो इसकी एक प्रमुख क्या है, विशेषता है। संविधान के कुछ उपबंधों को संसद अपने साधारण बहुमत से संशोधित कर सकती है, जो उसे क्या बनाती है, लचीला बनाती है। संविधान के कुछ उपबंधों में संशोधन के लिए संसद के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है, जबकि कुछ उपबंध ऐसे हैं भी हैं जिनमें संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्य के अनुसमर्थन की भी आवश्यकता होती है, जो उसे क्या बनाती है, कठोर बनाती है। तो यहाँ पर इस व्याख्या का क्या कहने का तात्पर्य है कि कुछ ऐसे उपबंध हैं जो संसद अपने साधारण बहुमत से ही संशोधित कर देती है, जिसकी वजह से हमारा क्या संविधान जो है संशोधन की दृष्टि से लचीला बन जाता है। लेकिन कुछ ऐसे उपबंध हैं जिसमें संशोधन के लिए संसद को 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है, जबकि कुछ उपबंध ऐसे भी हैं जिनमें संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों का अनुसमर्थन भी चाहिए होता है, जो उसे क्या बना देती है, कठोर। तो 2 तरह के उपबंध है। और यहाँ तक आशा करती हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ था भारतीय संविधान कठोर एवं लचीला दोनों हैं। ठीक है, चलिए अब हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न क्या है कि भारत का संविधान है, भारत का संविधान क्या है, सख्त है, लचीला है, बहुत सख्त है, या अंशतः सख्त और अंशतः लचीला है। और यह आपका डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2014 में पूछा गया प्रश्न है। तो बताइए करेक्ट आंसर आपका क्या होगा। आपका करेक्ट आंसर है बच्चों डी। मैंने ऊपर बताया ना, अंशतः सख्त और अंशतः लचीला, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। यह क्या है, भारत का संविधान थोड़ा सा सख्त है और थोड़ा सा लचीला भी है। आइए अब हम अपने तीसरे प्रश्न की ओर क्या बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न क्या है कि लोक संप्रभुता भारतीय संविधान में है। तो आपको बताना है लोक संप्रभुता भारतीय संविधान में कैसा है। पहला ऑप्शन है सीमित और असीमित, दूसरा है परिभाषित और अपरिभाषित, तीसरा ऑप्शन है विधिक और वास्तविक, और चौथा ऑप्शन है संपूर्ण और व्यापक। और यह आपका यूपीजीआईसी परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है। आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, डी, संपूर्ण और व्यापक है लोक संप्रभुता जो भारतीय संविधान का है। तो डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लोक संप्रभुता कैसी है, संपूर्ण है और व्यापक है। आइए बच्चों, चलिए अब हम इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। आपकी व्याख्या क्या कहती है। संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र घोषित किया गया है। भारतीय संविधान में संपूर्ण संप्रभुता का प्राधिकार भारत के लोगों में निहित है।
किसमें? लोगों में निहित है। संविधान की प्रस्तावना में जो प्रियम्बल होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान की प्रस्तावना होती है, उसमें क्या लिखा गया है कि हम भारत के लोग अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मवर्तित करते हैं। कि इस उद्घोषणा से स्पष्ट है कि संविधान में क्या है, लोक संप्रभुता का क्षेत्र क्या है, संपूर्ण है, साथ ही साथ व्यापक भी है। इस घोषणा से आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि जो संविधान क्या है हमारा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, साथ ही साथ संप्रभुता का प्राधिकार भारत के लोगों में निहित है। इसलिए इस जो प्रियम्बल से, प्रस्तावना से संविधान के स्पष्ट होता है कि जो संविधान में लोक संप्रभुता है वो बहुत ही व्यापक रूप से और संपूर्ण रूप से है। ठीक है बच्चों, आइए हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है, भारतीय संघीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। और कुछ बच्चे करते हैं, इस प्रश्नों को ध्यान से नहीं पढ़ते, जिसकी वजह से हड़बड़ाहट में परीक्षा में गलत करके आते हैं। मेरा एडवाइस है कि आप प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए और अच्छे तरीके से उसके ऑप्शंस को देखते हुए सही उत्तर लगाइए। तो पहला ऑप्शन इसका है आपका, इसमें न्यायालयों की दोहरी व्यवस्था नहीं है। राज्यसभा में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व है। और आपका फिर तीसरा ऑप्शन क्या है, संघ तथा राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण है। और चौथा ऑप्शन है, सर्वोच्च न्यायालय संविधान का क्या है, संरक्षक है। यह सारे ऑप्शन है आपके। और आपका ये जो क्वेश्चन है यूपीजीआईसी 2015 में पूछा गया है। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है कि क्या होगा। करेक्ट आंसर क्या है, बी है आपका। करेक्ट आंसर बी बिल्कुल आपका करेक्ट है। यहाँ देखिए कि संघीय व्यवस्था के बारे में कौन सा सही नहीं है। इसमें न्यायालयों की दोहरी व्यवस्था नहीं है, जानते ही हैं आप लोग। और जो राज्यसभा में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व है, ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर, मतलब गलत है, तो ये करेक्ट आंसर है आपका। और संघ तथा राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण है, जानते ही हैं आप लोग। और सर्वोच्च न्यायालय संविधान का माना क्या है, संरक्षक है, यह भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो पहला, तीसरा और चौथा बिल्कुल करेक्ट है और दूसरा बिल्कुल रॉन्ग आंसर है। इसलिए क्या है, इसमें सत्य नहीं है बताना था, तो यह बिल्कुल करेक्ट है। तो आइए बच्चों, अब हम अपनी व्याख्या को अच्छी तरीके से देख लेते हैं। शुद्ध संघीय व्यवस्था वाले देशों में प्रांतों को संघ में समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है। तो जो संघीय व्यवस्था वाले देश हैं उसमें जो प्रांत होते हैं उनको संघ में समान यानी इक्वल रिप्रेजेंटेटिव यानी एक समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है। जैसे कि अमेरिका में प्रत्येक राज्य से संघीय व्यवस्थापिका के उच्च सदन सीनेट के लिए 2 सदस्य चुने जाते हैं। तो अमेरिका में क्या सिस्टम है कि जो प्रत्येक राज्य से, हर एक राज्य से संघीय व्यवस्थापिका जो है वहाँ की सीनेट, उच्च सदन जिसे सीनेट भी कहते हैं, वहाँ के लिए 2 सदस्य चुने जाते हैं हर एक राज्य से। परंतु भारत में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व ना देकर नहीं दिया गया है समान प्रतिनिधित्व, बल्कि उनकी जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। तो भारत में क्या किया गया है कि सभी को इक्वल रिप्रेजेंटेटिव नहीं दिया गया है, समान प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। जिसकी जितनी जनसंख्या है जिस राज्य की, उस हिसाब से, उस आधार से प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। लेकिन अमेरिका में क्या सिस्टम है कि हर एक राज्य से 2 जो है सदस्य चुने ही जाते थे उच्च सदन के लिए। ठीक है ना बच्चों, यहाँ तक आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। आइए हम अपने 5वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा 5वां प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, पूछा है। तो इसमें से कौन सी विशेषता नहीं है आपको बताना है। संसाधित शासन, मौलिक अधिकार, दोहरी नागरिकता या लिखित संविधान। इन चारों में से आपका कौन सा गलत है वही आपको टिक लगाना है। और यह आपका उत्तराखंड जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। करेक्ट आंसर है आपका सी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। क्या भारत में दोहरी नागरिकता है? ऐसा तो कुछ नहीं है। भारत में तो एक ही नागरिकता है और हम सभी लोग इंडियंस हैं, उसकी नागरिकता है। दोहरी नागरिकता तो है नहीं कि हमने एक बार इंडिया की नागरिकता ली, भारत की नागरिकता ली, उसके बाद किसी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट की नागरिकता ले रहे हो। एकल नागरिकता का प्रावधान है यहाँ पर। और ये बाकी के 3 ऑप्शन, संसाधात्मक शासन, मौलिक अधिकार है और लिखित संविधान भी, ये तीनों क्या बिल्कुल करेक्ट है। आइए चलिए अब हम इसकी क्या देख लेते हैं, व्याख्या को देख लेते हैं, जिससे आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। दोहरी नागरिकता भारतीय संविधान की क्या है, विशेषता नहीं है। भारत में क्या है, एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान की कुछ यहाँ देखिए प्रमुख विशेषता बताई गई है, जिसको आप एक बार ऐसे पढ़ लीजिए जिससे आपको परीक्षा में आसानी हो। विश्व का सबसे बड़ा संविधान क्या है, भारत का संविधान है, या इसकी क्या है, विशेषता है। और एक और विशेषता है कि हमारा क्या है, लिखित संविधान है। इसमें क्या क्या है, मौलिक अधिकार भी है, डीपीएसपी भी है,
राज्य के नीति निदेशक तत्व जानते हैं ना आप लोग, राज्य के नीति निदेशक तत्व भी है, संसदीय शासन प्रणाली भी है, कठोरता एवं लचीलेपन का समन्वय भी है। हमारा संविधान ऐसा है कि ना कि ज़्यादा कठोर है ना ही ज़्यादा लचीला है, दोनों का समन्वय है। और स्वतंत्र न्यायपालिका है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, और न्याय पुनर्वलोकन की शक्ति भी इसमें है। और साथ ही साथ सार्वभौम वयस्क मताधिकार और स्वतंत्रता से सब लोग यहाँ पर अपनी वोटिंग दे सकते हैं, अपना वोट दे सकते हैं, जो भी 18 साल की उम्र तक पहुंच जाते हैं के हो जाते हैं। और 10वां है आपका एकीकृत न्याय प्रणाली भी यहाँ पर है। ठीक है, ये इसकी क्या है, संविधान की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे विश्व का सबसे बड़ा संविधान, लिखित संविधान, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, कठोरता एवं लचीलेपन का समन्वय, स्वतंत्र न्यायपालिका आदि। आइए अब हम अपने क्या बढ़ते हैं, दूसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न क्या है, सही कथन को चुने। तो अवशेष शक्तियां भारत में राज्यों के पास और अमेरिका में केंद्र में होती हैं। यहाँ पर जो है शक्तियों के बारे में सही कथन को चुनना है। तो पहला ऑप्शन क्या पूछा गया है, बोला है आपका अवशेष शक्तियां जो भारत में राज्यों के पास और अमेरिका में केंद्र में निहित होती हैं। दूसरा ऑप्शन है अमेरिका में 3 तरह की विधायी शक्तियां होती हैं जबकि भारत में केवल एक प्रकार की शक्ति का निरूपण है। और तीसरा ऑप्शन है भारत और अमेरिका दोनों में अवशेष शक्तियां केंद्र के पास होती हैं। और चौथा ऑप्शन है आपका कि अवशेष शक्तियां भारत में केंद्र के पास और अमेरिका में राज्यों के पास हैं। तो इन चारों में से आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर चूज करना है। और यह जो प्रश्न है आपका, यह आपका यूपी जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा का पूछा गया है, 2012 में पूछा गया है। आपको करेक्ट आंसर बताना है। करेक्ट आंसर क्या है आपका, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि अवशेष जो शक्तियां हैं वो भारत में केंद्र के पास हैं और अमेरिका में कहाँ है, राज्यों के पास हैं। ठीक है, तो डी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है, यही आपका सही कथन है। आइए चलिए अब हम इसकी व्याख्या को भी देख लेते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद यानी आर्टिकल 248 में अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अनन्य अधिकार किसको प्राप्त है, संसद को प्राप्त है, पार्लियामेंट को हमारे प्राप्त है। और संयुक्त राज्य अमेरिका में गणना और अवशेष के सिद्धांत पर शक्तियों का विभाजन किया गया, जिसमें केंद्र की शक्तियों का उल्लेख कर शक्तियां राज्यों को प्रदान की गई हैं। तो हमारे यहाँ क्या है कि यहाँ देखिए आर्टिकल 248 याद रखिएगा, 248 के तहत जो अवशिष्ट शक्तियों हैं उन पर कानून बनाने का अनन्य अधिकार किसको प्राप्त है, संसद को प्राप्त है, यानी संघ को प्राप्त है, केंद्र को। और जो अमेरिका है उसमें क्या है कि शक्तियां राज्यों को प्रदान की गई हैं। यहाँ से आपको आर्टिकल 248 के बारे में भी ज्ञात होता है ना कि जो है अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का जो अधिकार होता है संसद को प्राप्त होता है। ये किसके अंतर्गत आता है, आर्टिकल अनुच्छेद 248 के। आइए अब हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा 7वां प्रश्न यहाँ देखिए बच्चों, किसने यह दृष्टिकोण व्यक्त किया था कि भारतीय संविधान समय तथा परिस्थितियों की आवश्यकता अनुसार एकात्मक एवं संघात्मक दोनों हैं। तो यहाँ पर किसी ने अपना ओपिनियन यानी दृष्टिकोण व्यक्त किया है यह बोलकर कि संविधान समय तथा परिस्थितियों जैसी है उसकी आवश्यकता अनुसार एकात्मक भी है तथा संघात्मक दोनों हैं। ऑप्शन आपके चारों दिए, केसी वियर, आरसी सरकारिया, डॉक्टर BR अम्बेडकर या जेनिंग्स। और यह आपका यूपी जीआईसी 2008 में पूछा गया प्रश्न है। आपको बताना है कि इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर है डी, जेनिंग्स बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इन्होंने ही कहा था कि जो संविधान है भारत का वह एकात्मक एवं संघात्मक दोनों है। आइए चलिए अब हम इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। जेनिंग्स ने अपनी प्रसिद्ध रचना सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भारतीय संविधान को संघात्मक माना है परंतु तीव्र केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को भी स्वीकार किया है। केसी वियर ने भारतीय संविधान को अर्धसंघी क्वासी फेडरल कहा है जबकि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने परिसंघात्मक संविधान कहा है। तो यहाँ से आपके 3 प्रश्न बन सकते हैं, चलिए उनके बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं। जेनिंग्स, अगर आपसे कभी पूछे जेनिंग्स की प्रसिद्ध रचना क्या है, यहाँ से पहला प्रश्न बनता है तो बताइएगा सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। और इन्होंने क्या माना है, भारतीय संविधान को संघात्मक माना है परंतु यह भी स्वीकार किया है कि इसकी जो तीव्र केंद्रीकरण की प्रवृत्ति है वो भी तेजी से हो रही है। और केसी वियर, यहाँ से दूसरा प्रश्न आपका बनेगा, दूसरा प्रश्न कि केसी वियर ने भारतीय संविधान को क्या कहा था या किसने कहा था कि जो है हमारा संविधान क्या है भारत का, अर्धसंघीय है यानी क्वासी फेडरल है। तो किसने कहा था, केसी वियर ने कहा था, ये याद रखिएगा। जबकि जो डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं उन्होंने भारत के संविधान को क्या कहा था, परिसंघात्मक संविधान कहा था। अगर आपसे कोई पूछ दे कि किसने भारत के संविधान को परिसंघात्मक संविधान कहा था तो आप लोग बताइएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। यहाँ से तीसरा
प्रश्न आपका बन सकता है। यहाँ देखिए हम अपनी व्याख्या को भी पढ़ रहे हैं और कई प्रश्न आपको और भी ज़्यादा मिलते जा रहे हैं और आपकी तैयारी और भी अच्छी होती जाएगी इससे। चलिए अब हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा 8वां प्रश्न है कि भारतीय संघीय व्यवस्था केंद्रमुखी है, क्योंकि जो आपकी भारतीय संघीय व्यवस्था है वो केंद्रमुखी है, क्योंकि यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं। संपूर्ण भारत के लिए केवल एक ही नागरिकता है, आपातकाल में केंद्र की शक्ति बहुत बढ़ जाती है, संसद राज्यों के क्षेत्रों का पुनर्वितरण पुनर्गठन कर सकती है, और उपरोक्त सभी। और यह आपका 2012 में पूछा गया प्रश्न है यूपी जीआईसी में। आपको बताना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। तो बताइए बच्चों, करेक्ट आंसर क्या है आपका? आपका करेक्ट आंसर है डी, उपरोक्त सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो भारतीय संघीय व्यवस्था है केंद्रमुखी क्यों है? क्योंकि संपूर्ण भारत के लिए क्या है, केवल एक ही नागरिकता है, और साथ ही साथ जब आपातकाल की घोषणा होती है तो केंद्र की शक्तियां जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और तीसरा ऑप्शन क्या है आपका कि संसद राज्य के क्षेत्रों का जो है पुनर्वितरण पुनर्गठन कर सकती है। तो जो संसद है, वो जो स्टेट्स हैं, राज्य हैं, उनके जो क्षेत्र हैं उनका जो है पुनर्गठन जो है, एरिया को पुनर्गठन और पुनर्वितरण कर सकती है। ये तीनों आपका जो है क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए सही क्या होगा आपका, उपरोक्त सभी। आइए अब हम इसकी क्या देख लेते हैं, व्याख्या को देख लेते हैं। केंद्रमुखी का तात्पर्य क्या है? केंद्रमुखी का तात्पर्य संविधान के ऐसे प्रावधान जो राज्यों की अपेक्षा संघ को अधिक शक्तिशाली बनाती हैं। तो केंद्रमुखी का यही तात्पर्य है कि संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में कुछ ऐसे प्रावधान किए गए हैं जो राज्यों की अपेक्षा, जो सेंटर है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो संघ को है, अधिक शक्तिशाली बनाती हैं। और उपरोक्त प्रश्न में सभी विकल्प क्या है, बिल्कुल सही हैं, क्योंकि भारत में केवल एक ही नागरिकता का प्रावधान है, जबकि अमेरिका में क्या है, दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। मैंने आपको बताया था ना कि भारत में केवल एक ही नागरिकता का प्रावधान है, हमें सिर्फ हम इंडियन है, भारत की नागरिकता हमें लेनी होती है। लेकिन अमेरिका में क्या होता है, दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, वहाँ पे अमेरिकी का भी जो है नागरिकता लेनी होती है, और साथ ही साथ जिस स्टेट्स में आप रहते हैं वहाँ की भी नागरिकता आपको लेनी होती है। आइए हम आगे कुछ पॉइंट्स को देखते हैं। अनुच्छेद 352, 356 एवं 360 के अंतर्गत आपातकाल में संघ अत्यंत शक्तिशाली हो जाता है। तो यह तीनों आपके क्या है, आपातकाल, ये जो तीनों आर्टिकल्स हैं आपके 352, 356 और 360, यह तीनों आपके क्या है, आपातकाल के आर्टिकल्स हैं। और इन तीनों आर्टिकल्स के अंतर्गत जो केंद्र है आपका, वो और भी ज़्यादा क्या हो जाता है, आपातकाल में शक्तिशाली हो जाता है। दूसरा पॉइंट है संविधान के अनुच्छेद 3 और 4। कौन सा आर्टिकल? संविधान के अनुच्छेद 3 और 4। ठीक है, संसद को यह शक्ति दी गई है कि वह नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र और सीमाओं और नामों में परिवर्तन कर सके। यह कितनी बड़ी शक्ति उन्हें दी गई है कि केंद्र को या एवं संसद को यह अधिकार है अनुच्छेद 3 और 4 के अंतर्गत कि वो जो राज्यों का निर्माण भी कर सकते हैं, साथ ही साथ उनके नामों में परिवर्तन भी कर सकते हैं, और उनका जो एरिया है, क्षेत्र है, सीमा है, उनमें भी पुनर्गठन कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, यह आर्टिकल 3 और 4 के अंतर्गत आता है, इसको याद रखिएगा। और आपातकाल की जो शक्तियाँ आर्टिकल 352, 356 और 360 के अंतर्गत आती हैं। आइए अब हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा 9वां प्रश्न है कि भारत के संविधान में फेडरल शब्द कहाँ वर्णित है? आपको बताना है चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है। प्रस्तावना में वर्णित है, भाग 3 में कहीं भी वर्णित नहीं है, अनुच्छेद 368 में। और यह आपका यूपी जीआईसी परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है। आपको बताना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। आपका करेक्ट आंसर है कहीं भी वर्णित नहीं है। भारत के संविधान में फेडरल शब्द इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, रुकिए, फेडरल शब्द कहीं भी वर्णित नहीं है हमारे भारत के संविधान में, ये जो फेडरल शब्द है। आइए चलिए हम इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। भारत के संविधान में कहीं पर भी फेडरल शब्द का उल्लेख नहीं है। भारतीय संघ को स्पष्ट करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा। तो यहाँ से आपको एक आर्टिकल के बारे में और पता चल जाता है कि आर्टिकल 1 के अंतर्गत क्या है। आर्टिकल 1 के अंतर्गत आता है अनुच्छेद 1 के कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा।
इस प्रकार भारतीय संविधान में जो संघ है उसके लिए अंग्रेजी शब्द क्या, यूनियन का प्रयोग किया गया है, ना कि फेडरल का। तो जो भारत में जो संघ है उसके लिए अंग्रेजी शब्द यूनियन ऑफ स्टेट्स यानी यूनियन का प्रयोग किया गया है, जो कि कनाडा की संघीय व्यवस्था से क्या खाता है, मेल खाता है। जबकि अमेरिका के संविधान में संघ के लिए किसका प्रयोग किया गया है, फेडरेशन शब्द का प्रयोग किया गया है। इसलिए यह ऑप्शन बिल्कुल सही है कि फेडरेशन शब्द का हमारे भारत के संविधान में भी कहीं वर्णित नहीं किया गया है। हमारे भारत के संविधान में संघ को क्या, यूनियन कहा गया है। आइए हम अपने 10वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संघ को पैरामाउंट फेडरेशन, परम संघ किसने कहा? तो यह बताना है जो भारतीय संघ है उसको पैरामाउंट फेडरेशन या परम संघ किसने कहा। पहला ऑप्शन है आपका C.H. अलेक्जेंड्रोविच, दूसरा ऑप्शन है MP शर्मा, तीसरा है K संथानम और चौथा ऑप्शन है SC बनर्जी। और यह प्रश्न आपका जो है UPGIC 2009 में पूछा गया प्रश्न है, आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, K संथानम। यह इन्होंने ही भारतीय संघ को पैरामाउंट फेडरेशन यानी परम संघ कहा है, K संथानम ने। यहाँ चलिए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। योजना आयोग की व्यापक शक्तियों के विस्तार को देखते हुए K संथानम ने भारतीय संघ को पैरामाउंट फेडरेशन कहा है। तो योजना आयोग की जो व्यापक शक्तियां उनको जब बढ़ाया गया तो उसको देखते हुए जो K संथानम थे उन्होंने भारतीय संघ को क्या कहा, पैरामाउंट फेडरेशन। आइए हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपको क्या करना है कि आपको जो है कुछ ऑप्शंस दिए उन्हें सही क्रम में लगाते हुए जाना है, ठीक है। और चलिए प्रश्न को देखते हैं। भारतीय संघीय प्रणाली की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? तो जो संघीय प्रणाली है भारत की, भारतीय संघ प्रणाली है कि इसमें से कौन सी विशेषता सही है पांचों में से? पहला ऑप्शन है शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का पृथक्करण, स्वतंत्र न्यायपालिका, प्रधानमंत्री का नेतृत्व और पांचवा है लिखित संविधान। और यहाँ आपके चार ऑप्शंस दिए हैं और इन चारों में से कौन सा सही है आपको उस पर करेक्ट मार्क लगाना है। और यह आपका UPGIC 2009 में पूछा गया प्रश्न है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, डी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है 135। शक्तियों का बंटवारा भारतीय संघ प्रणाली की क्या है, विशेषता है। और स्वतंत्र न्यायपालिका भी इसकी क्या है, विशेषता है। और साथ ही साथ लिखित संविधान भारतीय संघ प्रणाली की विशेषता है। यह तीनों क्या है, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है, इसलिए डी बिल्कुल करेक्ट है। और यह प्रश्न आपका जो है यूपी के GIC के साथ साथ यूपी के GDC परीक्षा 2013 में पूछा गया है। तो इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि भारतीय संघ प्रणाली की विशेषता क्या है, शक्तियों का बंटवारा, स्वतंत्र न्यायपालिका, साथ ही साथ लिखित संविधान। आइए अब हम इसकी क्या देख लेते हैं, व्याख्या को देख लेते हैं। संघीय व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं भारतीय संघ प्रणाली में पाई जाती हैं। तो संघ व्यवस्था की जो मुख्य विशेषता है वो कहाँ पाई जाती है, भारतीय संघ प्रणाली में। केंद्र एवं इकाइयों के बीच शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र न्यायपालिका के रूप में सर्वोच्च एवं अधीनस्थ न्यायालय तथा एक व्यापक लिखित संविधान, यह सभी क्या है आपकी विशेषताएं हैं भारतीय संघ प्रणाली की, संघ व्यवस्था की। शक्तियों का पृथक्करण तथा प्रधानमंत्री के नेतृत्व, ये दोनों जो ऑप्शन थे यह आपका क्या है, अध्यात्मक एवं संसदीय शासन प्रणाली की विशेषताएं हैं। तो संघ शासन प्रणाली की ये दोनों विशेषताएं नहीं है बल्कि संसदीय शासन प्रणाली की विशेषताएं हैं। शक्तियों का पृथक्करण तथा प्रधानमंत्री का नेतृत्व, ना कि संघात्मक शासन प्रणाली की है। समझ में आया बच्चों? संघात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र न्यायपालिका, साथ ही साथ लिखित संविधान। आशा करती हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आइए अब हम अपने 12वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसको अहस्तक्षेप का सिद्धांत भी कहा जाता है? अहस्तक्षेप। और पहला ऑप्शन है आपका समाजवाद, दूसरा है श्रेणी समाजवाद, तीसरा है व्यक्तिवाद और चौथा है श्रमिक संघवाद। और रिसेंट में पूछा गया आपका प्रश्न है UPGIC के 2020 में। कब? 2020 में। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? अहस्तक्षेप का सिद्धांत किसे कहा जाता है? सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, व्यक्तिवाद। व्यक्तिवाद को ही अहस्तक्षेप का सिद्धांत कहा जाता है। आइए अब हम इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। व्यक्तिवाद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंडिविजुअलिज्म। इंडिविजुअलिज्म को हस्तक्षेप को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लेसेस फेयर को का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो व्यक्तिवाद यानी इंडिविजुअलिज्म को ही हस्तक्षेप लेसेस फेयर का सिद्धांत कहा जाता है। व्यक्तिवादी विचारधारा व्यक्ति के जीवन में
राज्य का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करती है। तो जो व्यक्तिवादी विचारधारा व्यक्ति होती है वो राज्य का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करती है, इसलिए इसे हस्तक्षेप का सिद्धांत भी कहते हैं। हस्तक्षेप से बच्चों तात्पर्य क्या होता है कि जो व्यक्ति को उसके हाल पर छोड़ दो, बिल्कुल भी हस्तक्षेप मत करो, इंटरफेयर मत करो, व्यक्ति को उसी के हाल पर छोड़ दो, उसी को हस्तक्षेप कहते हैं। इसीलिए व्यक्तिवादी इंडिविजुअलिज्म क्या है, उसी को क्या कहते हैं, हस्तक्षेप का भी सिद्धांत कहते हैं। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा। तो जो व्यक्ति विचारधारा के व्यक्ति होते हैं वो राज्यों का हस्तक्षेप अपने जीवन में स्वीकार नहीं करते हैं। आइए अब हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था नहीं है। तो जो हमारा भारतीय संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी संघीय व्यवस्था कौन सी नहीं है, इन चारों में से आपको ये बताना है। तो प्रथम ऑप्शन है आपका केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन, दूसरा है संविधान की सर्वोच्चता, और तीसरा है भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, और चौथा ऑप्शन है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। और रिसेंट में 2020 में या यूपीजीआईसी के प्रश्न पूछा गया है, आपको सही आंसर बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? आपका करेक्ट आंसर है तीसरा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। यह क्या है, आपकी संघीय व्यवस्था भारतीय संविधान की नहीं है। आइए चलिए अब हम इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। भारतीय संविधान में संघात्मक संविधान के निम्न लक्षण पाए जाते हैं। तो भारत के जो संविधान है उसमें संघात्मक संविधान के जो लक्षण है वो कुछ इस प्रकार है। केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन, जो सेंटर और स्टेट है उसके बीच इक्वली जो है पावर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्या है आपका संघात्मक संविधान की लक्षण है। संविधान की क्या हो, सर्वोच्चता हो, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, और जो है संविधान को सर्वोच्च माना जाए, उसके ऊपर कोई ना हो, और न्यायपालिका की क्या हो, स्वतंत्रता हो, जो कोर्ट्स है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इन सभी को क्या हो, फुल्ली फ्रीडम प्राप्त हो, और संविधान की क्या है, अपरिवर्तनशीलता तथा लिखित संविधान, यह सभी क्या है आपके भारतीय संविधान के संघात्मक संविधान के निम्न लक्षण है। अब आइए हम अपने दूसरे नीचे कुछ और देखते हैं, व्याख्या दी हुई है, परंतु इसके साथ ही इसमें एकात्मक, संघात्मक के साथ साथ एकात्मक संविधान की निम्न विशेषता पाई जाती है। जैसे कि आपकी एकल नागरिकता है आपकी, दूसरी है राज्यपाल के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति, यह क्या है, यह भी एकात्मक संविधान के लक्षण है। आपातकालीन प्रावधान, मैंने आपको बताया था ना कि कालीन प्रावधान में क्या होता है कि जो है केंद्र को बहुत ज़्यादा शक्तिशाली जो है आपातकालीन शक्तियाँ बना देती हैं। और चौथा है आपका अखिल भारतीय सेवाएं आदि। अतः राज्यपाल की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था नहीं बल्कि क्या है, एकात्मक व्यवस्था या तो है। इसलिए केसी वियर ने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय क्वासी फेडरल संविधान कहा था। यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है कि किसने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय यानी क्वासी फेडरल संविधान कहा था, तो बताइएगा केसी वियर ने कहा था। अब यहाँ देखिए आपका 14वां प्रश्न है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है बताना है आपको। पहला ऑप्शन है जनता संप्रभु है, संसदीय शासन व्यवस्था है, तीसरा ऑप्शन है राज्यों का संघ है, या वंशानुगत शासक नहीं है। तो यह आपका जो है पीजीटी के 2010 और 2000 में पूछा गया प्रश्न है, तो बताना है आपको करेक्ट आंसर क्या होगा। जनता संप्रभु है, राज्यों का संघ है, या संसदीय शासन व्यवस्था है, या वंशानुगत शासक नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, डी, भारत एक गणतंत्र है, क्योंकि इसका अर्थ है वंशानुगत शासक नहीं है, मोनार्क सिस्टम नहीं है। यहाँ पर लोग जो है वोट देते हैं एक लीडर को, जिसकी वजह से वो जनता से चुनकर जाता है और वह जनता का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए भारत एक क्या है, गणतंत्र है। आइए हम इसकी क्या देख लेते हैं, व्याख्या देख लेते हैं। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है कि भारत में वंशानुगत राजा की परंपरा का अंत हो गया है और भारत का राजाध्यक्ष निर्वाचित होता है। भारत का राष्ट्रपति एक निश्चित अवधि 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। यहाँ एक और प्रश्न बनता है, अगर आपसे कोई पूछे भारत का राष्ट्रपति कितनी अवधि के लिए चुना जाता है, तो क्या बताएंगे आप लोग, 5 वर्षों के लिए भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है। आइए अब हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 15वां प्रश्न यहाँ देखिए आप लोग दिया हुआ है, भारत एक गणराज्य है, क्या है, गणराज्य, क्योंकि पहला ऑप्शन है आपका विधायिका कार्यपालिका से अधिक शक्तिशाली है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है, और चौथा ऑप्शन है भारत में राजाध्यक्ष राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। और यह आपका टीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है, आपको करेक्ट आंसर बताना है कि क्या सही है। तो आपका करेक्ट आंसर है डी, भारत एक गणराज्य है, क्योंकि भारत में
राजाध्यक्ष यानी राष्ट्रपति का, समझ रहे हैं ना, राष्ट्रपति का 5 वर्षों के लिए चयन होता है, 5 वर्षों की अवधि के लिए। और भारत का राजाध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, ना कि कोई राजा या शासक। ठीक है, आइए हम इसकी क्या देख लेते हैं, दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्न में से किस व्यवस्था की विशेषताओं को भारत के संविधान में सम्मिलित किया गया है? तो किस व्यवस्था की जो विशेषताएं हैं उसको भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में मिलाया गया है? जैसे संघीय व्यवस्था की विशेषताएं, एकात्मक व्यवस्था की विशेषताएं, या दोनों संघीय एवं एकात्मक व्यवस्था की विशेषताएं, और या परिसंघ व्यवस्था की विशेषताएं। और इन चारों में से आपका करेक्ट आंसर क्या है, बताइए। और पीजीटी परीक्षा राजस्थान के 2014 में ये पूछा गया है, तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। आपका करेक्ट आंसर है सी, दोनों संघीय एवं एकात्मक व्यवस्था की विशेषताएं ली गई है, भारत के संविधान में सम्मिलित किया गया है। आइए चलिए अब हम इसकी क्या देख लेते हैं, व्याख्या को देख लेते हैं। संविधान विशेषज्ञ डीडी बासु, तो संविधान के विशेषज्ञ कौन थे? डीडी बासु ने भारतीय संविधान को संघात्मक एवं एकात्मक विशेषताओं से युक्त बताया है। यहाँ से एक प्रश्न और भी आपको बन सकता है, कोई आपसे पूछे कि किस विशेषज्ञ ने भारतीय संविधान को संघात्मक एवं एकात्मक विशेषताओं से युक्त बताया, तो बताइएगा डीडी बासु ने बताया। सामान्यतः संघीय व्यवस्था प्रचलन में बनी रहेगी, किंतु विशेष परिस्थितियों एवं राष्ट्रीय हित के प्रश्न पर भारतीय संविधान एकात्मक रूप ग्रहण कर लेता है। तो जैसे कि संघात्मक व्यवस्था में, संघात्मक व्यवस्था वैसे तो प्रचलन में बनी रहेगी, वो तो रहेगी, लेकिन जब कोई विशेष परिस्थिति आ जाए या राष्ट्रीय हित का प्रश्न हो तो वहाँ पर जो भारतीय संविधान है उसको सर्वोच्च माना जाएगा, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, तब वह क्या एकात्मक रूप ग्रहण कर लेता है हमारा भारतीय संविधान। आइए अब हम अपने क्या देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। 17वां प्रश्न हमारा क्या है कि संविधान के अनुसार भारत है एक, तो संविधान के अनुसार भारत क्या है? संघीय राज्य है, एकात्मक राज्य है, राज्यों का संघ है, या अर्ध संघीय राज्य है। तो टीजीटी परीक्षा 2004 में यह प्रश्न आपका पूछा गया है, आपको बताना है कि भारत संविधान के अनुसार हमारे भारत क्या है। तो आपका करेक्ट आंसर है सी, राज्यों का संघ है भारत। मैंने आपको बताया था ना कि जो आर्टिकल या अनुच्छेद 1 है उसमें क्या कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया क्या है? राज्यों का संघ होगा, यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा, इसलिए डी सी बिल्कुल आपका क्या है? करेक्ट आंसर है। आइए हम इसकी व्याख्या को अच्छी तरीके से देख लेते हैं। इसकी व्याख्या है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद, बताया ना मैंने आपको, 1 में भारत को राज्यों का संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार इसके 2 कारण हैं। पहला, यह राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है। दूसरा, राज्यों को संघ से विलग होने का अधिकार नहीं है। इसके 2 कारण डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बताया है कि आखिर क्यों भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। यह पहला है कि राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है, और दूसरा है कि जो राज्य हैं उनको जो संघ से अलग होने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। 18वां प्रश्न आपका क्या है कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। क्या है? वकीलों का स्वर्ग है। इसका किसका कथन है? यह आपका इम्पोर्टेंट है। किसने कहा था कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है? जवाहरलाल नेहरू ने, जेनिंग्स ने, या फिर केसी वियर ने, या फिर एबी डाइसी ने। और यह आपका जो है पीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया प्रश्न है। तो बताइए आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। आपका करेक्ट आंसर है बच्चों बी, जेनिंग्स ने कहा था कि भारतीय संविधान क्या है? वकीलों का स्वर्ग है। आइए अब हम इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, यह कथन जेनिंग्स का है। जेनिंग्स के अनुसार भारतीय संविधान की विशालता उसका एक दुर्गुण है जो भ्रम तथा झगड़ों को उत्पन्न करता है। इसी संदर्भ में उन्होंने कहा है कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, यानी लॉयर्स पैराडाइज इंग्लिश में। तो उनका जो जेनिंग्स का मानना था कि जो भारतीय संविधान है कि जो विशालता है, भारतीय संविधान जो इतना लंबा चौड़ा है हमारा भारत का, इसकी क्या है? एक दुर्गुण है, इसकी कमी है, जिसके कारण कई बार जो है इसी की वजह से भ्रम और झगड़े उत्पन्न होते हैं। तो इस संदर्भ में उन्होंने कहा है कि जो वकील हैं, तो वकीलों के लिए क्या हुआ? भारतीय संविधान स्वर्ग हुआ, लॉयर्स पैराडाइज हुआ।
अब आपका 19वां प्रश्न है कि भारतीय संघ अधिक से अधिक अर्धसंघ है, यह किसने कहा? तो जो भारतीय संघ है यह अधिक से अधिक क्या आपका अर्धसंघ है, यह किसने इसमें से कहा है? 4 ऑप्शन दिए, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने, दुर्गादास बासु ने, के.सी. बियर ने या जवाहरलाल नेहरू ने। और यह प्रश्न आपका पीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया है, आपको करेक्ट आंसर बताना है, तो बताइए। आपका करेक्ट आंसर है सी, के.सी. बियर ही हुआ थे जिन्होंने कहा था कि भारतीय संघ अधिक से अधिक क्या है? अर्धसंघ है। तो सी आपका बिल्कुल क्या है? करेक्ट आंसर है। आइए अब हम अपने व्याख्या को देख लेते हैं। के.सी. बियर के अनुसार भारतीय संघ अधिक से अधिक अर्धसंघ है। उनके अनुसार भारतीय संविधान एक अर्धसंघी यानी क्वासी फेडरल संविधान है। अगर कोई आपसे पूछे कि किसने कहा है कि भारतीय संविधान एक अर्धसंघी क्वासी फेडरल संविधान है, तो बताइएगा के.सी. बियर ने कहा है। प्रोफेसर बियर के अनुसार परिसंघीय सिद्धांत के अंतर्गत संघ और इकाइयों में शक्तियों का विभाजन होता है। इस प्रकार परिसंघीय सिद्धांत का सार है। तो परिसंघीय सिद्धांत का मतलब क्या है? कि स्वतंत्रता एवं समन्वयकारिता। भारतीय संविधान के संबंध में निष्कर्षतः यह मानना उचित होगा कि एक एकात्मक प्रणाली का लक्षण लिए हुए मूल रूप से संघीय संविधान है। तो के.सी. बियर का कहना था कि हमारा जो संविधान है तो भारतीय संविधान का ये निष्कर्ष निकालते हुए वह ये बोलते हैं कि यह तो एकात्मक प्रणाली का लक्षण भी लिए हुए हैं, साथ ही साथ यह मूल रूप से क्या है? संघीय संविधान है। इसलिए उन्होंने भारतीय संविधान को क्वासी फेडरल यानी अर्धसंघीय कहा है। अब देखिए हमारा 28वां प्रश्न है कि एक कठोर संविधान वह है, जो 4 ऑप्शन दिए आपके, जिसे संशोधित ना किया जा सके, जिसे आंशिक रूप से संशोधित किया जा सके। तीसरा ऑप्शन है जिसे सामान्य विधि निर्माण प्रक्रिया की विधि से भिन्न विधि से संशोधित किया जा सके। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, और रिसेंट में पूछा गया है यूपी पीजीटी परीक्षा में 2021 में। तो बताइए बच्चों करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? आपका करेक्ट आंसर है सी। सी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है, जिसे समान विधि निर्माण प्रक्रिया की विधि से भिन्न विधि से संशोधित किया जा सके एक कठोर संविधान वही है। आइए चलिए अब हम क्या इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। संविधान को संशोधन की दृष्टि से कठोर एवं लचीला 2 वर्गों में विभक्त किया जाता है। तो संविधान में संशोधन किया जा सके तो 2 दृष्टि से इसको देखा जा सकता है। संशोधन को या तो कठोर हो या एवं लचीला 2 वर्गों में विभक्त किया जाता है। कठोर संविधान किसे कहते हैं? कठोर संविधान उसे कहते हैं जिसमें संशोधन की प्रक्रिया सामान्य विधि निर्माण की प्रक्रिया से अलग होती है। तो जो विधि निर्माण यानी न्याय कानून बनाने की प्रक्रिया होती है उसकी प्रक्रिया से अलग हो तो उसे क्या कहते हैं? कठोर संविधान कहा जाता है, अगर संशोधन करने की बारी आती है तब। अमेरिका का संविधान क्या है? एक कठोर संविधान का उदाहरण है। अगर आपसे कोई पूछे कि कठोर संविधान का एक उदाहरण दीजिए तो बताइएगा अमेरिका क्या है? एक कठोर संविधान का उदाहरण है। जबकि जो ब्रिटिश संविधान लचीला संविधान का क्या उदाहरण, और आपसे कोई पूछे लचीला संविधान का उदाहरण बताइए तो बताइएगा ब्रिटिश संविधान लचीले संविधान का उदाहरण है। ब्रिटिश संविधान में संशोधन की प्रक्रिया एवं विधि निर्माण की प्रक्रिया दोनों एक ही है। तो इसमें जो अगर संविधान में संशोधन करना हो या कोई कानून निर्माण करना हो तो दोनों की प्रक्रिया ब्रिटिश संविधान में एक ही है। भारत का संविधान कठोर एवं लचीला दोनों का सम्मिलन, लेकिन जो भारत का संविधान है वह कठोर भी है साथ ही साथ लचीला है, दोनों का क्या है? पूर्ण रूप से समन्वय है। आशा करती हूँ यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब 21वां प्रश्न की ओर आपके आगे बढ़ते हैं। 21वां प्रश्न है आपका कि भारत के संविधान ने अमेरिका की न्यायिक सर्वोच्चता प्रणाली और इंग्लैंड के संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत के बीच आश्चर्यजनक रूप से एक मध्यम वर्ग खोज निकाला है। यह कथन किसका है आपको बताना है, और यह आपका पीजीटी परीक्षा 2004 में पूछा गया प्रश्न है। आपको बताना है इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन है एम.वी. पायली, दूसरा है दुर्गा दास बासु, तीसरा है सर आइवर जेनिंग्स और चौथा ऑप्शन है ग्रेनविले जे ऑस्टिन। और इन चारों में से आपका करेक्ट आंसर क्या होगा आपको वो बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? दुर्गादास बासु। दुर्गादास बासु यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इन्होंने ही कहा था कि जो अमेरिका से न्यायिक सर्वोच्चता प्रणाली और इंग्लैंड से संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत के बीच जो आश्चर्यजनक रूप से एक मध्यम वर्ग भारतीय के संविधान ने खोज निकाला है, यह कथन उन्हीं का था। ठीक है बच्चों, आइए अब हम इसकी क्या देख लेते हैं, व्याख्या को देख लेते हैं।
भारतीय संविधान में ब्रिटिश और अमेरिकी पद्धति के बीच का मार्ग अपनाया गया है। तो जो भारत का संविधान है उसमें जो ब्रिटिश और अमेरिका के सिद्धांत को के बीच के सिद्धांत को लिया गया है, ना ही ब्रिटिश के ना ही अमेरिका के पद्धति को लिया गया है, उसके बीच के मार्ग को अपनाया गया है। संविधान निर्माता ब्रिटेन की संसद की प्रभुता के आदर्श से प्रभावित थे और उसे अपनाना चाहते थे, लेकिन इसके साथ ही अमेरिका की संघात्मक व्यवस्था, लिखित एवं कठोर संविधान, मौलिक अधिकारों की व्यवस्था, तो संसद की प्रभुता से प्रभावित थे संविधान निर्माता ब्रिटेन के, लेकिन साथ ही साथ जो अमेरिका का संघात्मक व्यवस्था था, लिखित एवं कठोर संविधान था अमेरिका का, मौलिक अधिकारों की व्यवस्था थी, स्वतंत्र न्यायालय था, न्यायिक पुनर्लोकन की व्यवस्था को भी अपनाना चाहते थे हमारे संविधान निर्माता। इसी कारण भारतीय संविधान में ब्रिटेन की, तो इस कारण से दोनों को अपनाना चाहते थे, तो बीच का मार्ग अपनाते हुए संविधान निर्माताओं ने क्या कहा क्या कि ब्रिटेन की संसद की सर्वोच्चता तथा अमेरिका की न्यायिक सर्वोच्चता के मध्य का मार्ग अपनाया गया। इसी संदर्भ में उपरोक्त कथन क्या है, दुर्गादास बासु का है। तो दुर्गादास बासु आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है। यहाँ कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए, चलिए इसको देख लेते हैं एक बार। पहला पॉइंट है आपका C.N. पालकीवाला। C.N. पालकीवाला क्या कहते हैं कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद की शक्तियां मर्यादित हैं। संसद ना तो बुनियादी नागरिक स्वतंत्रताओं का हनन कर सकती है और ना ही संविधान के अनिवार्य तथा स्थायी तत्वों को संशोधित कर सकती। यह किसके कथन है, C.N. पालकीवाला। यह आपका यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है, अगर कोई आपसे परीक्षा में पूछे और यह जो है क्योर्स दे दे और बोले कि इन चारों में से सही आंसर क्या होगा, तो आप बताइएगा C.N. पालकीवाला ने ही यह कहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद की शक्तियां मर्यादित हैं। संसद ना तो बुनियादी नागरिक स्वतंत्रताओं का हनन कर सकती है और ना ही संविधान के अनिवार्य तथा स्थायी तत्वों को संशोधित कर सकती है। अब आपका दूसरा पॉइंट है, डॉक्टर सुभाष कश्यप ने क्या कहा। डॉक्टर सुभाष कश्यप ने क्या कहा, भारत में सार्वभौम प्रभुसत्ता केवल जनता में निहित है। किसमें, जनता में। संसद के अधिकार संविधान निर्दिष्ट मात्र हैं। या किसने कहा है, डॉक्टर सुभाष कश्यप ने। यहाँ से आपका दूसरा प्रश्न बन सकता है। आइए अब हम अपने 22वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा 22वां प्रश्न है कि संसदात्मक सरकार में क्या व्यवस्था, चार ऑप्शन दिए हैं, व्यवस्थापिका कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है, कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, या न्यायपालिका कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है। यह लास्ट ऑप्शन है, उपरोक्त में से कोई नहीं। और यह 2017 में आपका GIC के पूछा गया प्रश्न है। आपको बताना है कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो आपका B बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि जो कार्यपालिका आपकी है वो व्यवस्थापिका के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है। आइए अब हम इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है। संसदात्मक सरकार में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है। जो हमारी कार्यपालिका होती है वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के अधीन रहकर, जो हमारी भारतीय राजनीतिक व्यवस्था है, जो कार्यपालिका है विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है, क्योंकि कार्यपालिका जो कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधायिका जो कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 75 और 3 के अंतर्गत। तो इसमें क्या है कि कार्यपालिका क्या है, इसमें मंत्री परिषद आते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स, और जो ये कैबिनेट मिनिस्टर हैं यह सभी क्या लोकसभा के प्रति यानी व्यवस्थापिका के प्रति क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं, और इन्हें विधायिका के अधीन रहकर कार्य करना होता है। तो जो कार्यपालिका मंत्री परिषद है सामूहिक रूप से, पूर्ण रूप से विधायिका यानी लोकसभा के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है। आइए अब हम अपने 23वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 23वां प्रश्न है कि संसदात्मक सरकार की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है। संसदात्मक सरकार की कौन सी विशेषता नहीं है वो बताना है। नाम मात्र का अध्यक्ष, कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल, और व्यवस्थापिका व कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध। चौथा है कार्यपालिका का सामूहिक उत्तरदायित्व। और यह आपका 2017 में GIC के प्रश्न पूछा गया है। तो बताइए आपका करेक्ट आंसर क्या होगा कि संसदात्मक सरकार के बारे में इन चारों में से कौन सी विशेषता सही नहीं है। और यह आपका प्रश्न जो है 2017 के साथ साथ 2018 के UP GIC सहायक अध्यापक परीक्षा में भी पूछा गया है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। B कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल, यह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यह संसदात्मक सरकार की
विशेषता नहीं है। चलिए आइए बच्चों, अब हम इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। संसदात्मक शासन वह शासन प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका पर व्यवस्थापिका का नियंत्रण होता है। किसका? जो व्यवस्थापिका यानी लोकसभा होती है, तो कार्यपालिका यानी जो मंत्रिपरिषद कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं वो सभी क्या लोकसभा के प्रति यानी व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, और व्यवस्थापिका का कार्यपालिका पर क्या होता है? नियंत्रण होता है। इस शासन में कानूनी रूप से मुख्य कार्यपालक केवल नाम मात्र का प्रधान यानी अध्यक्ष होता है। तो जो मुख्य कार्यपालक होता है केवल नाम मात्र का क्या होता है? प्रधान एवं अध्यक्ष होता है, जबकि वास्तविक कार्यपालिका किसमें निहित होती है? मंत्रिपरिषद में निहित होती है, कार्यपालिका में। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका एक दूसरे से पृथक न होकर परस्पर घनिष्ठ रूप से संबंधित होती हैं, एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं, और कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका का कार्यकाल अनिश्चित होता है। कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल अध्यात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है। किसकी? अध्यात्मक शासन प्रणाली की। अध्यात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका का कार्यक्षेत्र अलग निर्धारित रहता है, लेकिन हमारे भारत में क्या होता है कि कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होता है और व्यवस्थापिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। साथ ही साथ जो है एक दूसरे से ये दोनों पृथक ना होकर परस्पर घनिष्ठ रूप से संबंधित होती है, और साथ ही साथ कार्यपालिका का जो है कार्यकाल अनिश्चित होता है, कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। तो यहाँ पर जो है आपके जो है संविधान की विशेषताएं जितनी भी थी सभी के प्रश्न समाप्त होते हैं। आशा करती हूँ कि आपको मेरे प्रश्न समझ में आए होंगे और अच्छी तरीके से आपको याद हो गए होंगे। अगर मुझसे कोई त्रुटि हुई होगी तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और हमारे चैनल पे फाइन आर्ट और राजनीति शास्त्र और हिस्ट्री तीनों की क्लासेस चलती हैं। मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है, आप लोग वहाँ जाकर चेकआउट कर सकते हैं और अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू।